एक गांव में घर का सारा कामकाज, खाना पकाना और खाली वक्त में गपशप मारना ऐसा सास बहू शारदा अनामिका किया करती थी। हर दिन की तरह ही उस दिन भी अपने पति प्रसाद और रमेश के लिए टिफिन पैक कर देती है और फिर खाली वक्त में घर के बाहर आके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे कावेरी नाम की एक महिला उन्हें दिखती है, जो सर पे जलाओ लकड़ी रखी हुई थी और किसी को डांटते हुए अपने घर की तरफ चली जा रही थी। बहू, सर पे जलाओ लकड़ी लेकर ये कावेरी है ना? हाँ माँ जी, ये तो कावेरी है। कह रही थी कुछ लोगों के पास काम नहीं, इसलिए दिन भर बैठे रहते हैं, इस तरह डांटते हुए जा रही थी। अनामिका के ऐसे कहने पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। उस महिला की इतनी हिम्मत, वो हमें डांट रही है। हमें नहीं, उसे कह रही है जिसके पास काम नहीं। अरे पगली, इस गांव में सिर्फ हम दोनों के पास ही कोई काम नहीं है, मंद बुद्धि। ऐसा सासू माँ, कावेरी हमें डांट रही थी, अभी मैं जाके उसे बुला कर ले आती हूँ। अरे क्यों, जाने दो। फिर सास बहू शारदा अनामिका पेड़ के नीचे से हटके कावेरी के सामने जाती है और उसे वहीं पे रोकती है। क्या बात है, ऐसे सामने से आकर आपने रोका? किसी को काम नहीं है, ऐसा तुम किसे कह रही थी? आपको नहीं, उन लकड़ी चोर और लुटेरों को कह रही थी। ये लकड़ी चोर और जंगल के लुटेरे, साफ साफ बताओ कावेरी। अरे ये सारी बातें आपको नहीं पता, पूरा जंगल चोरों ने कब्जा कर रखा है और वही लोग जंगल के पेड़ काटते हैं। कल जो पेड़ देखा था, आज जाओगे तो नहीं मिलेगा। कावेरी की बातें सुन के सास बहू देर न करते हुए सीधा जंगल में देखने के लिए चली जाती है। वहाँ पेड़ के बड़े बड़े तने रखे हुए हैं। उन पेड़ों के तनों को देखकर सास बहू चिंतित हो जाती है। सासू माँ, अगर हमारा एक हाथ या एक पैर कट जाए तो हम कितना रोते हैं। ये पेड़ में भी तो जीवन है। सोचिए, इन पेड़ों को जब काटा होगा तो ये पेड़ कितने रोए होंगे। हाँ बहू, हमें इस जंगल के चोरों को सबक सिखाना होगा। पर सासू माँ, हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे? ये पेड़ों को कौन काट रहा है और इन्हें काटने के बाद वो क्या कर रहे हैं? इन सारी बातों को हमें जानना होगा। वही तो बहू, जानेंगे पर कैसे? इसमें क्या है माँ जी, हम रात के समय चोर बन के इस जंगल में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम पेड़ के पीछे छिपकर रहेंगे जब तक कि ना असली चोर आ जाए। आने के बाद हमें देखना होगा कि ये सब चोरी कौन कर रहा है। फिर यहाँ जो कुछ हो रहा है वो जाके हम पुलिस को बता देंगे। इस तरह से सोचकर सास बहू वहाँ से चली जाती है। उस रात जब उन दोनों के पति सो गए, सास बहू धीरे धीरे उठती है और जंगल में चली जाती है। वहाँ बड़े से पेड़ के पीछे छुपकर वो सब कुछ देखने लगती है। फिर एक जगह सास बहू को पेड़ काटते हुए कुछ लोग दिख जाते हैं। वहाँ एक मोटा सा आदमी था। अरे बहुत हो गया पेड़ काटना, अब इन पेड़ों को जाके हमें कहीं छुपाना होगा और सुबह होने से पहले हमें लोगों के नजर से बच के भागना भी होगा। इस तरह वो बार बार कह रहा था। ये सब देखकर सास बहू बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से घर चली आती हैं। उनका संदेह सही था, इसीलिए वो बात करती हैं कि अगले दिन जब उन दोनों के पति काम पे चले जाएंगे, उसके बाद वो जाके पुलिस को सारी बात बता देंगी। अगले दिन दोनों के पति काम पे चले जाने के बाद सास बहू पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर अरविंद को सास बहू ने जो कुछ देखा था सब खुल के बताती है। फिर सब इंस्पेक्टर एक केस फाइल करते हैं। उस रात सास बहू के साथ साथ सब इंस्पेक्टर अरविंद भी जंगल जाते हैं। एक पेड़ के पीछे शारदा अनामिका थी और एक दूसरे पेड़ के पीछे इंस्पेक्टर अरविंद थे। सब छुप छुप के उनके करतूत देख रहे थे। जैसे ही चोरों ने सारी लकड़ियाँ छुपाने वाली जगह पे ले आते हैं, ठीक उसी वक्त सब इंस्पेक्टर अरविंद अपना रिवॉल्वर निकालते हैं और आसमान की तरफ एक गोली चलाते हैं। चोर बिना हिले हुए वहीं पर रुक जाते हैं। कांस्टेबल तुरंत वैन लेके हाजिर हो जाते हैं। वो उन सभी चोरों को अरेस्ट कर लेते हैं। सास बहू की साहसिकता के लिए उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें लेकर वो चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त वन देवी सास बहू को प्रत्यक्ष दर्शन देती है। वन देवी को देखकर सास बहू उन्हें नमन करती है। मेरी रक्षा करने के लिए मैं वर देना चाहती हूँ, बताओ क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की बर्बादी हो वो हम सहन नहीं कर पाते। जंगल घना रहेगा तभी तो बारिश होगी, बारिश होगी तभी तो फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तभी सब खुश रहेंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा। बहुत अच्छी बात कही है तुमने। ठीक है, मुझे बचाने के लिए मैं तुम सास बहू को एक मायावी मशरूम दूंगी। उस मशरूम को जहाँ लगाओगी
वहाँ मशरूम की खेती हो जाएगी। उस फसल को काट कर तुम सास बहू बहुत अच्छे पैसे कमाओगी और खुशी खुशी जीवन बिताओगी। ऐसा कहकर वन देवी सास बहू को एक मायावी मशरूम देती है। उस मशरूम को पाकर सास बहू देख ही रही थी कि वन देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सास बहू वन देवी के दिए उस मायावी मशरूम को लेकर अपना घर लौट जाती हैं। एक दिन सास बहू देवी द्वारा दिए गए जादुई मशरूम का परीक्षण करना चाहती थी। उन्होंने उस मशरूम को घर के पास के ही एक खाली जगह में लगा दिया, पर वहाँ एक भी मशरूम नहीं निकला। देखकर सास बहू हंस पड़ी। इतनी हंसी कि जमीन में गाड़े गए मशरूम को लिए बिना वो घर चली गई। अंधेरा होने के बाद उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश काम से घर लौट आए। वो दोनों अपने पतियों से बड़े ही प्रेम पूर्वक बातें की, फिर खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब उन दोनों के पति फिर से काम पर चले गए तो सास बहू उस खाली जगह को देखने के लिए गई। देखा कि उस जगह पर मशरूम की खेती हो गई है। ये देखकर सास बहू बहुत खुश हुई। जैसा वन देवी ने कहा था, उन्होंने मशरूम काटा और गांव में घूम घूम कर बेचने लगी। ठीक उसी वक्त शहर से किशोर नाम का एक व्यक्ति मशरूम खरीदने वहाँ पर आया। उसने कहा कि शहर में उसका बहुत सारा रेस्टोरेंट है और उन रेस्टोरेंट के लिए उन्हें ढेर सारा मशरूम चाहिए। सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा उसे मशरूम की जरूरत पड़ेगी। इस तरह उन लोगों ने एक डील फिक्स किया। फिर पैसे देकर वो वहाँ से चला गया। सास बहू अपने घर के बगल में ही एक खाली जगह पर मशरूम लगाया करती थी। अगले दिन ही वो मशरूम फसल बनके तैयार हो जाता था और उन फसलों को काटकर वो किशोर को बेच आया करती थी। फिर उन दोनों ने अपने पतियों को बताया कि किस तरह से वन देवी ने उन्हें मायावी मशरूम दिया था। इस तरह सास बहू उन मायावी मशरूमों को बेचकर जो पैसे कमाई थी, उन पैसों से उन्होंने 20 एकड़ जमीन खरीदी। उस जमीन पर उन्होंने कुछ जगह पर सब्जियां लगाई, कुछ जगह पर फसल लगाया और बाकी बचे हुए जगह पर पेड़ लगाई। ये देखकर वन देवी बहुत प्रसन्न होती है और सास बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन संपत्ति से संपन्न रमेश एक बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली अनामिका नाम की लड़की से शादी करता है। शादी के 3 साल हो चुके थे। सालगिरह के दिन नई साड़ी, बालों में फूल लगाकर अनामिका अपने हाथों से खीर बना के रमेश, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रहा था, उसके पास ले आती है और बड़े प्यार से, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? अनामिका की बातों से रमेश को गुस्सा आ जाता है। असल में रमेश अनामिका को पसंद नहीं करता था, हमेशा उसे कुछ न कुछ कहता रहता था। अब अनामिका की इस बात से वो गुस्से से उसे देखकर कहता है, परेशान मत करो अनामिका, जब मैं तैयार हो जाऊंगा तभी हम मंदिर जाएंगे। जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे मंदिर खुलेगा नहीं ना। फिर हमें सालगिरह मनाने की भी जरूरत नहीं। तो ये बात आपकी माँ ने कही है या फिर बहन सुलोचना ने कही है? इससे पहले कि रमेश की बात खत्म होती, उससे पहले ही अनामिका ने कह दिया, देखो अनामिका, मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, इस घर में तुम्हें सभी बड़ों का सम्मान करना होगा, चाहे कोई भी हो। जो मुंह में आए मत कहा करो, तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी। रमेश की बातों से अनामिका को गुस्सा आया। अब चूंकि उनका सालगिरह था, इसीलिए अनामिका ने धैर्य रखते हुए रमेश को प्यार से समझाने लगी। आज के लिए कम से कम आप मेरी बात मान लीजिए ना। माँ पिताजी जाने के बाद मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा मुंह खोल के, कम से कम आज तो मेरी सुन लीजिए। उसकी बातें सुनकर रमेश बाइक की चाबी लेकर, ठीक है चलो अनामिका चलते हैं। उसकी बातें सुन के अनामिका खुश हो जाती है। फिर उसने जो खीर बनाई थी वो बड़े प्यार से रमेश को खिलाने लगती है और उसे भी खिलाने को कहती है। बस इतने ही में अनामिका का दिल मोतियों जैसा चमक उठता है और वो मन ही मन कहती है, कहीं ना कहीं आपके मन के किसी कोने में मेरे लिए प्यार है। बस रिश्तेदारों की बातें सुन के आप मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। एक ना एक दिन आप जरूर मुझे समझेंगे और मेरे हो जाएंगे। मैं बस सब्र रख के आपकी सारी बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको उन सभी का असली रंग एक दिन पता चलेगा। ऐसा सोचते हुए वो खीर खिलाती है और फिर हॉल में आ जाती है। फिर पूजा की थाली तैयार करके वो उसे पैक कर ली। फिर अनामिका और रमेश, शारदा और प्रसाद, जो कि इस दुनिया में नहीं थे, उनके तस्वीर के सामने आके नमन करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। और फिर शारदा और प्रसाद के तस्वीर पे लगे हुए फूलों के माले आके रमेश और अनामिका पे गिरता है। इससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। ये सब कुछ रमेश की मौसी शांभवी, बहन सुलोचना और बुआ पार्वती देख रही होती है। पर अनामिका को पता था कि वो देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत जलन भी हो रही होगी।
माँ जी, पिताजी, यहाँ आसपास ढेर सारे शनि ग्रह घूम रहे हैं। उसके बावजूद जो प्यार आप लोगों ने हमें दिया है उसे कभी बदलिएगा मत। इसी के साथ आपके इस बेटे और बहू की भी बस यही इच्छा है कि जहाँ रहें आप लोग खुश रहें। अजी कुछ कहिए ना। हाँ माँ, तुम लोग कभी मत बदलना, अच्छे से रहो और हमें देखते रहो। ऐसा कहकर फूलों का माला लेकर फिर से उसने तस्वीर पे लगा दी। रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका पूजा के सारे सामग्री की टोकरी को लेकर चुपचाप मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर दोनों बाइक से मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ शांभवी, सुलोचना और पार्वती तीनों गुस्से से हॉल में आती है। वो बदल रहा है, हमारा उस पर से कंट्रोल भी कम हो रहा है और वो लड़की उसे अपनी उंगलियों पे नचा रही है। हमारा भाई अगर उस लड़के का सुनने लगा तो एक ना एक दिन हमें रास्ते पे बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। हाय भगवान, सुन के ही मुझे डर लग रहा है। ऐसा हो उससे पहले पूरी जायदाद हमें अपने नाम पे लिखवा लेना है और इन्हें लात मार के निकाल देना है। अभी हम नहीं निकाल सकते, ऐसे मुफ्त के नौकर चाकर हमें कहाँ मिलेगा। अगर ये बदल जाए तभी हम इन्हें लात मार के निकाल देंगे। उसकी बातें बाकी दोनों को सही लगती है। फिर थोड़ी देर में ही रमेश और अनामिका मंदिर से लौट आते हैं। अनामिका किचन में जाके खाना पकाने लगती है और रमेश हॉल में बैठ के लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगता है। फिर पार्वती, शांभवी, सुलोचना उसके पास जाके बात करती है, उसका दिमाग घुमा देती है और जायदाद के कागजात पे साइन करवा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। तीनों मिलके अब अनामिका से बहुत ज्यादा काम करवाने लगी, पर रमेश को इन सब का कोई परवाह नहीं था। अनामिका अकेले अकेले बस अपना आंसू बहाती थी। एक दिन हॉल में बैठकर रमेश और अनामिका की लड़ाई हो गई। रमेश गुस्से से कहता है, देख लो अनामिका, तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है वो कह रही हो। मेरी मौसी, बुआ और बहन मिलके मेरे माँ पिताजी को मारी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम साबित कर दो, नहीं तो अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुन के रमेश शांभवी, सुलोचना और पार्वती तीनों को बुलाता है। वो पूछता है कि क्या उन लोगों ने मिलके उसके माँ पिताजी को मारा है। वो लड़ने लगी और कहने लगी नहीं। फिर अनामिका उनके ड्राइवर किशोर को बुला के वहाँ पे ले आती है। किशोर को देखकर वो तीनों घबराने लगती है, बहुत डर जाती है। किशोर एक एक चीज विवरण से बताता है कि कैसे उन लोगों ने मिलके उसके माँ पिताजी को मारा था। ये सब सुन के रमेश को बहुत गुस्सा आता है। वो उन तीनों से कहता है कि घर छोड़ के अभी चले जाए। ये सुनकर वो तीनों घर के कागजात लाकर रमेश को दिखाने लगती है और रमेश अनामिका को घर से बाहर निकाल देती है। रमेश रोने लगता है। रिश्तेदार होने के नाते मैंने भरोसा किया था, तुम लोगों को घर पे रखा, उल्टा तुम लोगों ने मेरे माँ पिताजी को मार डाला। तुम लोगों ने मिलके मुझे धोखा दिया। जब वो बहुत दुखी हो रहा था उस वक्त अनामिका उसके पास जाती है। आप इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं धैर्य रख के इंतजार कर रही थी कि आपको खुद से उनकी गलतियों का पता चले। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। देखो मैं अब उनका खेल कैसे खत्म करती हूँ। फिर वो अपना फोन लेकर लॉयर कृष्णा को सीधा फोन लगाती है। आधे घंटे के अंदर लॉयर कृष्णा उनके घर पे आ जाते हैं। सभी के सामने वो कहने लगते हैं, देखिए, एक्सीडेंट के दिन शारदा और प्रसाद ने मुझे फोन किया था और बहू अनामिका के बारे में कहा। बहू अनामिका बहुत अच्छी लड़की है और उसके नाम पे ही उन्होंने पूरी जायदाद लिख दी है। अनामिका की मंजूरी चाहिए। रमेश का उस पे कोई अधिकार नहीं, ऐसा विल में लिखा गया है। अनामिका की भी साइन चाहिए, पर आपके पास जो कागजात है उस पे सिर्फ रमेश का सिग्नेचर है, इसीलिए वो आपका हो ही नहीं सकता। जैसे ये बात उन तीनों के सामने में साफ हो जाती है, वो तीनों कुछ कह नहीं पाते। रमेश के सामने भी सच्चाई आई गई होती है, तो वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तब तक पुलिस वहाँ आकर उन्हें अरेस्ट करके जेल ले जाती है। गलती का एहसास होते ही रमेश अनामिका से प्यार से पेश आने लगता है। अनामिका, माँ पिताजी ने जैसा कहा था, तुम बहुत अच्छी गृहिणी हो। वो बड़े प्यार से कहता है। लॉयर कृष्णा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब से अनामिका रमेश सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।